पढ़ते हैं सूर्य से बनने वाले योग। आकाश सर, क्वेश्चन और था। जी। ये लग्नादि योग अगर हम इसमें देखें ना एमएन केदार के अंदर, तो उसमें लग्नादि में दो दिए हुए हैं। लग्नादि मतलब उसका दूसरा नाम उन्होंने अधियोग दिया हुआ है, एक अमल योग भी दिया हुआ है। अमल योग ना अलग है, देखिए। अभी मैंने जो लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उसको अधियोग ही लिखा है। अधियोग में मैंने दो योग बताए हुए हैं। आपने देखा है यहाँ पर ओके। मैंने अधियोग लिखा हुआ है। अधियोग में हम्म। लगनादि और चंद्रादि ऐसे करके दो योग बनाए। तो लगनादि जो था वो ठीक है। लगन से छठे सातवें आठवें अगर शुभ ग्रह जाए तो आठ- लगनादि है। चंद्रमा से अगर छठे सातवें आठवें शुभ ग्रह जाए तो वो चंद्रादि योग है। अमला योग भी लिख लेता हूं मैं, अमला योग भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। आज ये योग खत्म हाँ करने जी। हैं मैं सारे। तो मैं अमला योग भी, अमला योग पहले बता देता हूं। अमला योग जो है वो 10th हाउस में यदि शुभ ग्रह जाएं लगन से या चंद्रमा से, ज्यादातर योग ना लगन से जो बनते हैं वो चंद्रमा के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो लगन से दशम भाव में अगर शुभ ग्रह जाएं तो भी अमला योग है। चंद्रमा से भी अगर शुभ ग्रह दशम भाव में जाएं तो वो भी अमला योग है। अमला योग जो होता है वो आदमी को कीर्ति, फेम, लग्जरी, उसके उसके स्टेटस में वृद्धि, उसके प्रोफेशन में हेल्प करता है। इन जगह पर ज्यादातर उसका बहुत ज्यादा योगदान अमला योग का है। ठीक है, अब चलते हैं सूर्य से बनने वाले योग पर। यदि सूर्य से अगले वाले हाउस में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह का मतलब राहु केतु चंद्रमा छोड़ के, शुक्र, मंगल, शनि या बुध, बृहस्पति, तो ये योग बनता है। इसको बोलते हैं वेसी योग। और यदि सूर्य से 12वें घर में, यानी कि सूर्य से पिछले वाले हाउस में यही सारे ग्रह होते हैं तो उसे बोलते हैं वासी योग। इसे वेसी या वैसी दो तरह से बोल देते हैं, ठीक है। और ये हो गया वासी। ये दोनों ही योग अच्छे होते हैं। जब सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं तो 12th हाउस खाली होना चाहिए। जब 12th हाउस की बात कर रहे हैं तो सेकंड हाउस खाली होना चाहिए। राहु केतु नहीं होते इसमें कंसीडर। यदि आगे भी और पीछे भी, सूर्य से दूसरे घर में भी और सूर्य से 12वें घर में भी कोई ग्रह हो, यही वाले दोनों ग्रह हो दोनों साइड में, तो वो होता है उभयचरी योग। तो उभयचरी जो ये योग हैं, तीनों ही योग, ये आदमी को बोलने में एक्सपर्ट, वैभवशाली, इंटेलिजेंट और जिसको नॉलेज हो बहुत ज्यादा, इस तरह की उनकी टेंडेंसी यूजली बनाते हैं। ठीक है। यदि सूर्य से, अब सूर्य से चंद्रमा से बनने वाले योग बताता हूं। सूर्य से यदि चंद्रमा केंद्र में चला जाए, मैं सूर्य से चंद्रमा को कह रहा हूं, वैसे तो चंद्रमा भी सूर्य से जब केंद्र में होगा तो उल्टा भी होगा। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में, यानी कि सूर्य से 4 7 8 1 4 7 8 1 4 7 10, तो इन हाउसेस में यदि चंद्रमा जाए, ये पहला हाउस हो गया चंद्रमा, सूर्य का चंद्रमा, और ये चौथा, ये 7वां और ये 10वां। इन हाउस में सूर्य से चंद्रमा अगर जाते हैं केंद्र में तो उसे बोलते हैं अधम योग। अधम योग जो है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता। ये कमी लाता है आपके वैभव में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में। जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो इंटेलेक्ट है, जिसके लिए वो कैपेबल है, उसमें सब जगह पर वो कमी लाएगा। यदि सूर्य से चंद्रमा पणफर में जाए, पणफर याद है आप लोगों को? पणफर होता है दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव। मतलब
सूर्य से, लगन से नहीं बात हो रही है, सूर्य से बात हो रही है। सूर्य से सेकंड हाउस, सूर्य से फिफ्थ हाउस, सूर्य से एट्थ हाउस, सूर्य से नाइन्थ हाउस, इनमें चंद्रमा जाए तो इसे बोलते हैं समयोग। समयोग में जो बातें मैंने बोली थी, जो नेगेटिव बातें बोल रहा था कि इनमें कमी होती है, उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, वो मध्यम सुख हो जाता है, वेल्थ का, फेम का और बोलचाल का और इंटेलेक्ट का, बोलचाल की भाषा का और इंटेलेक्ट का। यदि सूर्य से चंद्रमा अपोक्लेम में चला जाए, अपोक्लेम क्या होता है? केंद्र ये वाले हाउस हैं आपके 4, 1, 4, 7, 10, पड़फर है 2, 5, 8, 11 और अपोक्लेम है 3, 6, 9, 12, ये वाले हाउस हैं। इनमें यदि सूर्य से चंद्रमा की पोजीशन ये बनेगी तो ये होता है वरिष्ठ योग। वरिष्ठ योग इन सब मामलों में अच्छा होता है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो सूर्य से चंद्रमा की बेस्ट पोजीशन है। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 अपोक्लेम है ना, अपोक्लेम 9, 12। हाँ जी। तो सर सब में 2, 5, 8, 9 था, इसमें 3, 6, 9, 12 है। 2, 5, 8, 9 नहीं, 2, 5, 8, 11। आप ये बात ध्यान रखो ना कि केंद्र जो होते हैं वो होते हैं 1, 4, 7, 2, 5, 8, 10। पणफर जो होते हैं वो होते हैं 2, 5, 8, 11 और अपोक्लेम जो होते हैं वो होते हैं 3, 6, 9, 12। और ये तीनों मैं जो पोजीशन बोल रहा हूं बार बार, ये सूर्य से चंद्रमा की पोजीशन बोल रहा हूं। आप लोग इसे केंद्र से मत समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जो आप कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े। अब चंद्रमा से बनने वाले योग। चंद्रमा से यदि आपके दूसरे घर में कोई भी प्लेनेट जाता है, मान लीजिए चंद्रमा यहां है और यहां पर कोई प्लेनेट चला जाए, कोई भी प्लेनेट का मतलब है गुरु, शुक्र, बुध या शनि या मंगल, इन 5 की बात हो रही है। अब मैं सुनफा योग के बारे में बताता कि चंद्रमा से दूसरे घर में यदि ये ग्रह हो, गुरु, शुक्र, बुध, शनि और मंगल, तो ये सुनफा योग होता है। और यदि चंद्रमा से 12वें घर में यही ग्रह हो तो ये योग होता है अनफा। और यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर दोनों में ये ग्रह हो तो ये होता है दूरुधरा, या दूरधरा भी बोलते हैं इसको, दूरधरा योग। यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें में कोई भी ग्रह ना हो तो ये होता है केमद्रुम योग, ठीक है। केमद्रुम योग जो है वो भंग भी हो जाता है यदि चंद्रमा को कोई देख ले, दृष्टि दे दे, या उसी के साथ कोई बैठ जाए। मतलब चंद्रमा से दूसरे और 12वें में कोई ग्रह नहीं थे लेकिन चंद्रमा के साथ कोई बैठ गया, या चंद्रमा पर किसी ने दृष्टि दे दी दूर से, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कई बार ऐसे भी बोला गया है कि चंद्रमा केंद्र में भी आ जाए तो भी ये योग भंग हो जाता है, ठीक है। अब इसका फल कहते हैं, केमद्रुम योग जो होता है उसमें व्यक्ति आइसोलेट फील करता है, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, उसकी वेल्थ वगैरह में वो नुकसान पहुंचाता है, उसकी फेम डिफेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो नुकसान, हर तरह से नुकसान में वो ज्यादा ही कुछ करता है, उसका मन मानसिक तनाव में रहता है वो व्यक्ति, ठीक है। दूरधरा योग में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। दूरधरा योग में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करता है, उसको भाग्य का साथ मिलता है, वो वेल्थ फेम वगैरह में इन्वॉल्व होता है। दूरधरा योग में भी 2 तरीके की वेरिएशन बन जाती है। सुनफा योग भी अच्छा होता है
और अनफा भी अच्छा ही होता है। दोनों योग अच्छे हैं। अच्छे किस सेंस में, भौतिक चीजों में उसको सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियल चीजों में और बोलचाल में वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। दूरदरा योग की फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको कि मान लीजिए चंद्रमा से आगे और पीछे दो शुभ ग्रह बैठ गए, तो इसको, और सूर्य के साथ भी यही नियम था कि सूर्य के साथ भी अगर दोनों आगे उभयचरी योग में अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाएं तो ये वैसी योग था ना, तो इसे बोल देंगे शुभ वैसी या शुभ वोसी योग, अगर शुभ ग्रह बैठ रहे हैं तो। इसमें अगर चंद्रमा दूरदरा योग में बैठे हैं तो ये बन गया शुभ कर्तरी योग भी बनते हैं। इसे बोलते हैं, दो तरह के कर्तरी योग होते हैं, एक चंद्रमा के लिए और एक लगन के लिए। ठीक है, यदि चंद्रमा के दोनों ओर दो शुभ ग्रह बैठे तो आप उसे बोलोगे वो शुभ कर्तरी में आ गया चंद्रमा। लगन के लिए दो वो बैठे तो दोनों में तो लगन शुभ कर्तरी में आ गया। अब मान लीजिए चंद्रमा के दोनों ओर दो पापी ग्रह बैठ जाएं तो वो अशुभ कर्तरी योग हो गया। उस योग में उसको नुकसान होगा, वो डिफेमेशन होगा, उसके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, चैलेंजेस ज्यादा आएंगे उसको। अगर यही योग शुभ कर्तरी में बनाए तो उसके लिए चैलेंजेस कम हो जाएंगे, वो थोड़ा लाभ उठाएगा अपने भाग्य से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग भी चंद्रमा और गुरु के कॉम्बिनेशन के कारण बनता है। गज केसरी योग में चंद्रमा से बृहस्पति जो हैं वो केंद्र में बैठते हैं। चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसका बोलने में वो एक्सपर्ट होता है। यदि चंद्रमा यहां है तो अगर चंद्रमा से केंद्र काउंट करोगे तो चौथा ये बैठेगा, फिर सातवां ये बैठेगा, 10वां ये बैठेगा, और युति हो गई तो बृहस्पति यहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति बैठेंगे तो गज केसरी योग होता है। गज केसरी का मतलब होता है, गज का मतलब हाथी, इसे केसरी योग भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और केसरी का मतलब होता है चीता। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है, और हाथी का मतलब है उसके पास बल है अपने शत्रुओं को हराने का। मतलब ये फिजिकल बल की बात नहीं हो रही, ये शत्रुओं को हराने की बात हो रही है। वो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा, उसका बोल चाल में बहुत स्मार्ट होता है, उसको डेस्टिनी बहुत ज्यादा हेल्प करती है गज के इस योग में। उसके लिए बहुत सारी हर्डल्स अपने आप ही कम होती चली जाती है। ठीक है, यदि एक और भी चंद्रमा और गुरु से योग बनता है जिसका नाम है शकट योग। शकट योग जो होता है उसमें चंद्रमा से बृहस्पति की जो स्थिति है वो 6, 8, 12 बनती है। बृहस्पति छठे घर में चंद्रमा से, या 8वें में या 12वें में जाएगा चंद्रमा से। तो यदि चंद्रमा यहां है तो बृहस्पति छठा में यहां पर गया, और 8वें में यहां पर गया, और 12वें में यहां पर गया। ये शकट योग जो होता है वो बड़ा मुश्किल योग होता है। इसमें हर्डल्स बहुत ज्यादा आती हैं। बड़े से बड़े लोग जो हैं उनको सामना करना पड़ता है मुसीबतों का बहुत ज्यादा मात्रा में, और स्पेशली ये बृहस्पति की दशा में ज्यादा होता है। जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो चंद्रमा के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने कारकत्व से रिलेटेड। ठीक है, इसका शकट भंग भी लिखा गया है। शकट योग भंग भी हो जाता है। वो कैसे भंग होगा? यदि अब एक बुक में लिखा गया है कि चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो, चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो ये योग भंग हो जाएगा। और एक बुक में ये भी लिखा गया है कि यदि बृहस्पति भी केंद्र में आ जाए लगन से तो भी ये योग भंग हो जाएगा, तो उसकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। ठीक है,
जैसे अगर चंद्रमा बृहस्पति अब यहाँ और यहाँ बता रहे थे, तो इन दोनों जगह पर बृहस्पति से वो योग भंग हो जाता। अगर ये आएगा तो फिर इसका मतलब वो योग रहेगा, शकट योग है ये। अब देखिए बृहस्पति 9वें भाव में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन चंद्रमा से पोजीशन उसकी गलत है, इसलिए शकट योग है, इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव चला गया। तो मेरे 4th हाउस में चंद्रमा है और 11वें में भाव में 11वां उसका 8वां पड़ गया, बिल्कुल उसमें बृहस्पति है, बिल्कुल तो वो केंद्र में तो हो गया। बिल्कुल, तो ये भंग हो गया। अब सर एक चीज और थी जी, हाँ, सर भंग का आपने एक और कहा था कि अगर उसके साथ कोई गुरु के साथ कोई और ग्रह हो जाए तो भी भंग हो जाता है नहीं क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कभी भी। नहीं सर, जैसे पहले वाले में क्या इसमें भी ये रूल है ऐसा? पहले नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, सर एमएन सुल्फा और अल्फा के अंदर खाली सूर्य को छोड़ा गया है। हाँ राहु केतु को कंसीडर नहीं करना चाहिए वहां पर। खाली सूर्य को सूर्य राहु केतु 3 ग्रह छोड़ने। हाँ तो ये होते ही नहीं है ना, ये तो मैंने बोला ही है। आपने लिखवाया है मेरे ख्याल से, क्या आपने जो लिखवाया है ना, हाँ सुल्फा में जैसे लिखा है सूर्य को छोड़ना है खाली, सूर्य को छोड़ना है। पर आप देखिए खाली सूर्य छोड़ने को बोला है, तो 6 रह गए ना उसमें, अगर हम 7 को भी काउंट करें गए तो नहीं सर, सूर्य को छोड़ के बाकी शुभ ग्रह जो है, सूर्य को छोड़ के शुभ ग्रह बोला गया है। नहीं, आप ये तो समझो ना, राहु केतु हैं। पहले मेरी डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद आप इंटरप्रेट करना। मैंने लिखा है कि चंद्रमा से दूसरे घर में बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि और मंगल, ये अगर हैं तो सुनफा योग है। यही बोला है मैंने, लिखा हुआ है अभी तो आपके सामने, ठीक है। और मैंने ये कहा कि अगर इनके 12वें घर में यही ग्रह हैं तो वो अनफा योग है। अगर दोनों साइड में ये ग्रह है तो ये दूरधरा योग है। अगर दोनों पास में कोई भी ग्रह नहीं है तो ये केमद्रुम योग है। और फिर जब केमद्रुम योग बोला तो मैंने कहा भाई आगे पीछे नोट कर रहे हो, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ गया तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा, ये मैंने आपको बोला है। और जो मैं बोल रहा हूं ग्रह की बात, तो ग्रह का मतलब यहां पर सिर्फ गुरु, शुक्र, बुध, शनि, मंगल है, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली कोई ग्रह हो वहां पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया। हाँ तो आप इसी की बात करना है यहां पर, सूर्य की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। ठीक है, वो योग जो चंद्रमा से सूर्य है वो तो उसमें आ गया ना, अधम में, सम में, वरिष्ठ में। अगर मान लीजिए सूर्य चंद्रमा से आप दूसरे रख रहे हो तो चंद्रमा आप सूर्य से 12वें चले गए तो हमने बताया वो वरिष्ठ योग है ना भाई। सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन तो उन्होंने अलग से बताई है ना कि भाई तीनों तरह की पोजीशन बताई गई है सूर्य और चंद्रमा की। केंद्र में हो तो अधम है, पर्णफल में नहीं सर है ना, एक्चुअली उसमें लिखा है सुनफा का जैसे लिखा है जब चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो और विद इन ब्रैकेट सूर्य को छोड़कर। हाँ तो मैंने भी तो सूर्य छोड़ ही रखा है आप कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है? उस सूर्य को छोड़कर बोल रहे हैं वो ग्रह, वो सूर्य को कंसीडर नहीं कर रहे। तो मैंने जो बोला है कि चंद्रमा से दूसरे घर में गुरु, शनि, मंगल, बुध और शुक्र, मैंने ये नहीं बोला सूर्य को छोड़कर, लेकिन छोड़ा तो मैंने सूर्य भी है और राहु भी है और केतु भी है। राहु केतु को वैसे ही कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो सूर्य को छोड़कर तो बाकी यही 5 बचे। ओ यस, ठीक है ठीक है सर। अब वो मैं चंद्रमा को भी काउंट में टोटल एक्चुअली काउंटिंग रहता 7 तो ग्रह हो गए, हम काउंट कर रहे थे 5 हो गए तो एक कहां रह गया, सॉरी आई गॉट इट। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु छोड़कर 5 प्लेनेट है आपके पास में, है ना। सूर्य चंद्रमा को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा रोशनी देने वाले ग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं, बाकी जो 5 बच गए वो रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं। तो चंद्रमा को इन्होंने उस तरह से कंसीडर नहीं करा है ना। गॉट इट। चंद्र मंगल योग जो है वो धन योग है। मेरी एक रिलेटिव थी, उससे मुझे ये चंद्र मंगल योग ध्यान रहता है हमेशा। उनके लगन में चंद्र मंगल योग था, तो शादी से पहले उनकी, मतलब ये बात है 50 साल
पहले की। शादी से पहले उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस था, गाड़ियाँ चलती थी, टैक्सी चलती थी उस वक्त उनकी दिल्ली में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थी, सब कुछ था। जब और जो उनके इन लॉज थे वो तब तक शादी नहीं हुई थी। जब शादी होकर वो इन लॉज के पास आई तो इन लॉज गरीब थे उस वक्त, तो उनको बहुत बड़ा उनके हस्बैंड का घर एलोकेट हो गया गवर्नमेंट का, बहुत ही बढ़िया घर, जो डेसू कॉलोनी है शक्तिनगर में, अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ पर उनको बहुत बढ़िया घर मिला, जिसका लोन वोन मतलब जिसमें बाग वगैरह घर पे काफ़ी बड़ा, मतलब जो अरबपति लोग हैं ऐसे ही रहते हैं वो। तो जब वो शादी होकर आई तो वहाँ घर एलोकेट हुआ, उस घर की प्रोग्रेस बढ़नी चालू हो गई, जबकि वो घर उनका अपना नहीं था, ठीक है। और जब वो शादी होकर आई तो उनका जो अपना मायका था वो वीक कंडीशन में चला गया, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं, लेकिन वो लग्जरी नहीं रही। जब वो यहाँ आई तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बढ़नी चालू हो गई। उनको एक ये चीज़ रही कि भाई मेरा अपना घर नहीं है, हालांकि उन्होंने प्लॉट वगैरह ले लिए थे। जब वो उनकी डेथ हुई तो वो जो गवर्नमेंट वाला फ्लैट था वो फिर इस तरह का सिनेरियो हुआ कि वो गवर्नमेंट का फ्लैट वापस करना पड़ा, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जब वो वहाँ रही तो उन्होंने लग्जीरियस घर में ज़िंदगी बिताई। जब वो शादी के बाद गरीब जगह पर, मतलब कम जगह पर आई जहाँ पर इतनी अच्छी वेल्थ नहीं थी, तो भी उन्होंने उस घर को बहुत अच्छे से जिया, वो तब भी बड़ा घर में जी, है ना। और जब उनकी प्रेजेंस खत्म हुई तो वो जगह भी खत्म हुई। चंद्र मंगल योग बहुत ज्यादा पावरफुल है इस केस में, धन योग बनाता है। सर किसी भी हाउस में बैठा हो, हाँ, चंद्र मंगल योग किसी भी हाउस में बैठा हो, उनका लगन में था तो ज्यादा अच्छा था। अब है चंद्रमा शनि योग का योग, ये विष योग भी बोल देते हैं। देखिए चंद्रमा का जब भी खराब ग्रहों से संपर्क बनेगा ना तो ये बड़ी बुरी बात हो जाती है। जैसे शनि के साथ बैठ जाए, मंगल भी कोई खास अच्छा नहीं है, वो भी आदमी को मानसिक तौर पे तो पीड़ित ही करता है। तो जब भी कोई पापी ग्रह चंद्रमा के साथ संपर्क करेगा तो ये ज्यादा ठीक नहीं होगा। शनि अगर बैठेंगे चंद्रमा के साथ में तो वो आदमी को पॉजिटिव नेचर का बना देंगे, इसको विष योग बोलते हैं, उसको खतरा होता है विष से, ऐसा बोला गया, ठीक है। राहु के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो वो भी नेगेटिव करेंगे, उसकी मेंटलिटी नेगेटिव कर देंगे, उसको थोड़ा कंफ्यूज पर्सनैलिटी का बना देंगे, राइट। अब आगे चर्चा करते हैं वसुमन योग की। और सर केतु के साथ बैठेंगे तो भी खराब कर देंगे। चंद्रमा केतु कंफ्यूज करेगा, केतु चंद्रमा को। केतु शुभ है लेकिन उनकी टेंडेंसी तो मंगल वाली है ना, और राक्षसी प्लेनेट है, तो कंफ्यूजन एक उनका एक नेगेटिव ट्रेट वो नहीं छोड़ते केतु हमेशा। तो वसुमन योग है जब चंद्रमा से उपचय भाव में शुभ ग्रह जाएं। अब देखो ये बहुत बढ़िया बात बोली गई है। उपचय भाव कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उपचय भाव है 3, 6, 10, 11। यदि उपचय भाव में चंद्रमा से शुभ ग्रह चले जाएं तो वसुमन योग है। वसुमन उपचय भाव ना भाव कारकत्व को बढ़ाने वाले भाव हैं, ये उनके जो कारकत्व हैं उनमें वृद्धि करते हैं उपचय भाव, ठीक है। तो 3, 6, 10, 11 में चंद्रमा से जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो ये बड़े वसुमन योग बनाते हैं, अच्छा योग होता है। ये भी वेल्थ वगैरह बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अति वसुमन योग है, वो है लगन से उपचय भाव में यदि शुभ ग्रह जाए तो वो अति वसुमन योग है, ठीक है। ये उससे भी बढ़िया है। अब महाभाग्य योग की बात करते हैं। महाभाग्य योग है अति वसुमन योग में आपने क्या बताया, कौन से ग्रह जाए? लगन से उपचय भाव में शुभ ग्रह जाए तो
वसुमन में चंद्रमा से, अति वसुमन में लगन से। अब मैं बताता हूं महाभाग्य योग। महाभाग्य योग है, ये बड़ा यूनिक योग है और बड़े कम कुंडलियों में मिलता है। इसमें 4 चीजें हैं, 4 कंडीशन है। यदि चारों कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल होगी तो ये योग कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तो पुरुषों की कुंडली में, पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है। पुरुषों की कुंडली में व्यक्ति का जन्म दिन के समय में हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हो, और स्त्रियों की कुंडली में महाभाग्य योग अगर होगा तो रात्रि का जन्म होना चाहिए, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच का। पहली कंडीशन ये हो गई। बाकी 3 कंडीशन ये है कि लगन, सूर्य और चंद्रमा ये सम राशि में होना चाहिए, यानी इवन साइन में होना चाहिए। ये लगन, चंद्रमा और सूर्य राशि ये तीनों विषम होगी पुरुष के लिए और स्त्री के लिए सम होगी। ठीक है, और ये भी बड़ा उत्तम योग है। इसमें भी आदमी बोल चाल में एक्सपर्ट होता है, उसका कंट्रोल अपने पे बहुत अच्छा होता है। महाभाग्य वर्ड से आप समझ सकते हो कि कितना सुंदर योग होगा, महाभाग्य योग है। लेकिन अगर एक भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करेगी तो ये योग नहीं बनेगा, चारों में से एक भी। ठीक है सर, ये पुरुषों के लिए विषम राशि होनी चाहिए और स्त्रियों के लिए सम। जी, पुरुषों के लिए विषम और स्त्रियों के लिए सम। स्त्रियों के लिए रात्रि का जन्म, पुरुषों के लिए दिन का जन्म। दिन यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच है। जी सर, विषम मींस इवन। विषम मीन्स ऑड, सम मीन्स इवन। पुरुषों के लिए ऑड, स्त्रियों के लिए इवन। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट और बचे हुए हैं, तो अभी भी कुछ और डिस्कस करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जो हमने लिखवाया था मैंने, क्या ये क्या क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। सर, ये तो आपने सिर्फ 2 ही कंडीशंस बताई, 2 वो 3 कंडीशन मैंने एक साथ बोल दी ना, लगन, सूर्य और चंद्रमा, 3 कंडीशन है ना ये। ठीक ठीक ठीक। सर, एक विपरीत राजयोग भी होता है ना सर, इसका मतलब लगन 3 का होगा, मतलब बुध का लगन होगा या अब होगा, और आपकी आवाज कट रही है शिवाली जी, दोबारा बोलिए। 7, 11, 9 में बैठे होंगे। सर, जैसे अगर मैं पुरुषों का लेती हूँ तो लगन मस्ट बी 1, 3, 7, 11, राइट, 9, 11। सर, मुझे ही कट रही है आवाज या बाकियों को भी कट रही है? सर, आवाज कट रही है। शिवाली जी एक बार और कोशिश कर लीजिए। सर, अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। सर, मेरा कहने का मतलब है जो पुरुषों का होगा, एक तो दिन, आपका कहने का मतलब जन्मदिन का होना चाहिए, और लगन मींस 1, 3, 7, 9, 11, इन तीनों में से कोई एक लगन होना चाहिए, और सूर्य चंद्रमा भी इनमें से किसी एक में होना, मतलब इनमें ही होना चाहिए। राइट राइट। 1, 3, 7, 9, 11, राइट, यही है ना सर कंसेप्ट? बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग योग बता देता हूं, चलो, है ना। ये और भी रेयरेस्ट योग है, ये है पुष्कल योग। पुष्कल, पुष्कर होता है ना, पुष्कर, र की जगह ल, पुष्कल। तो इसमें क्या है, लग्नेश और राशीष। राशीष किसको बोलोगे आप? राशि का स्वामी, जो आपकी राशि, उसका स्वामी, राइट राइट। लगन का स्वामी और राशि का स्वामी, वो दोनों एक साथ
केंद्र में बैठ जाएं, लग्नेश और राशिश दोनों एक साथ केंद्र में बैठें और अधिमित्र के साथ बैठें या अधिमित्र के घर में बैठें। अधिमित्र याद है आपको? ठीक है, तो अधिमित्र के घर में हो, एक साथ केंद्र में हो और किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो यह पुष्कल योग बनेगा। ये व्यक्ति श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है, बलवान होता है, राजाओं से सम्मानित होता है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी होता है पुष्कल योग में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू नमस्कार जी, नमस्कार 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 सर, थैंक यू। नमस्कार।